बहुत ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत हो गई है कि हम किस तरह से वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण से बचें और अपने पर्यावरण को बचाएं। जी हाँ, हम अब उस कगार पे पहुंच गए हैं जहां अब अगर हम न संभलें, हमने एहतियात नहीं बरता, तो हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए किस तरह से प्रदूषण को कम किया जाए, जल प्रदूषण को, वायु प्रदूषण को, किस तरह से वातावरण को, अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखा जाए ताकि हम साफ अच्छी हवा ले सकें, इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं दीपक कुमार, जो कि एक पर्यावरण अधिकारी हैं यूएनडीपी इंडिया में। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जी नमस्कार, और सभी दर्शकों को होलिका दहन और होली की शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपके विशेष हमारे लिसनर्स तक पहुंच रहे हैं। सर, आपसे बहुत सारे सवाल करने हैं और हमने अपने श्रोताओं से भी कहा है कि वो हमें 98681070 पर लिखकर अपने प्रश्न पहुंचाएं। अगर उनकी कोई जिज्ञासा है तो मैं वो मैसेज आप तक पहुंचाऊंगी और आप फिर उसका जवाब देंगे। कई जगहों पर इन दिनों सर पढ़ने को मिल रहा है कि हम बिल्कुल सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच गए हैं, चाहे वो जल प्रदूषण की बात हो, वायु प्रदूषण की बात हो, ग्लोबल वार्मिंग की बात हो। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये समस्या है आज के समय में, इसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं और क्यों इस पे समाधान बहुत ज़रूरी है। जरूरी इस बात से है कि चूंकि हमारी जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है जी, और जनसंख्या का बोझ इतना ज्यादा बढ़ा है तो उनके लिए लगातार हमें वो इंफ्रास्ट्रक्चर जुटानी पड़ रही है जो उनके टू डे लाइफ को सपोर्ट कर सके। लेकिन एक बड़ा वर्ग है जिसके अंदर कंजम्पशन बहुत ज्यादा प्रिवेल कर गया है, बहुत ज्यादा कंजम्पशन, ओवर कंजम्पशन के शिकार होते जा रहे हैं। अपने नेचुरल रिसोर्सेज को लगातार ओवर कंज्यूम कर रहे हैं। हम अपने आसपास की चीजों को लगातार, आप देख रही हैं कि अंडरग्राउंड वाटर को जिस तरीके से हम लगातार उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो वाटर रिसोर्सेज को पोल्यूट कर रहे हैं। तो ये क्लाइमेट एक बड़ी समस्या हम लोगों के सामने है और डेवलपमेंट जो लगातार चल रही है, चाहे वो इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस हों, चाहे वो कंस्ट्रक्शन ऑपरेशंस हों, तो उन सब चीजों से हवा में जो सामान्य जो प्रदूषक हैं, जो सामान्य जो पॉल्यूटेंट्स हैं, चाहे वो पार्टिकुलेट मैटर्स 2.5 हो, पार्टिकुलेट मैटर्स 10 हो, चाहे सल्फर डाइऑक्साइड हो, ओजोन हो, कार्बन मोनोऑक्साइड हो, इन सब की संख्या, इनका अमाउंट सामान्य से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और उस हालत में हमें श्वास की बीमारी और फिजिकल, साइकोलॉजिकल, इस प्रकार के परेशानियों को हम लोग झेलते हैं और लगातार ये सब जगह की समस्या है। और शहरों की समस्या थोड़ा और बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। शहरों में लगातार जो हम लोगों ने जो अर्बनाइजेशन पैटर्न आया है वो नेचुरल रिसोर्सेज को सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट करके बनाया है। वेजिटेशन, जो ग्रीन वेजिटेशन है हमारी, उसकी कमी हुई है, वाटर का टेबल नीचे गया है, स्पेसिस की कमी है, पूरा कॉन्क्रीटाइजेशन, कहीं भी बिल्कुल ऐसे स्पेसिस नहीं है जहाँ पे वाटर सिंक कर सके। एक सबसे बड़ा पैटर्न होता है कि आसपास में वाटर बॉडीज होती हैं, बहुत अच्छे हेल्दी वाटर बॉडीज हैं, तो क्या करती हैं, वो एयर पॉल्यूटेंट को हवा में जो प्रदूषक होते हैं उनको वो कम करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ग्रीन हाउस गैसेस को वो सिंक करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं और आपके एटमॉस्फेयर को क्लीन करके रखती हैं। प्लांट्स की कमी है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ वेजिटेशन तार कवर, जो ग्रीन वेजिटेशन कवर हैं, वो लगातार गिर रही हैं। सरकार उसकी तरफ आकर नए वेजिटेशन कवर की तरफ जा रही है, नए नए प्लांटेशन, इंडोर प्लांटेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये जो समस्याएं हैं वो लगभग हम लोगों ने तैयार करी हैं अपने लिए। ये कहीं से कुछ नहीं हुआ है, ये हम लोगों ने अपने लिए, अपने पैटर्न, अपने हैबिट, एटिक्वेट में जो पिछले 20, 30, 35 सालों में जो हमने अपने पैटर्न को बिगाड़ा है, जो अपने लाइफस्टाइल को बिगाड़ा है, उसके वजह से ये समस्याएं आज हम लोगों के सामने खड़ी हैं। और हाँ, निवारण बहुत आसान है, बहुत कॉम्प्लेक्स भी नहीं है कि इस तरीके की समस्या को हम लोग टैकल नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। और बस एक पब्लिक सपोर्ट चाहिए, कम्युनिटी सपोर्ट चाहिए, इंडिविजुअल सपोर्ट
चाहिए, सोशल सपोर्ट चाहिए। सब लोग अगर ये आते हैं, अगर हम अपने एकेडमिक स्ट्रक्चर को बहुत अच्छा रखते हैं, अपने बच्चों को एक अच्छा एटिक्वेट देते हैं, तो बिल्कुल बदलाव लाया जा सकता है। सर, जिस तरह से लकड़ी के बहुत एक्सपेंसिव फर्नीचर्स मार्केट में मिलने लगे हैं, जाहिर बात है कि फिर पेड़ों की कटाई उससे होगी, या टिश्यू पेपर्स या पेपर नैपकिन्स, जिस तरह से पहले कपड़ों के पेपर नैपकिन्स बनाए जाते थे, उस पर कढ़ाई का काम किया जाता था, लेकिन आजकल ज्यादातर देखने को मिलता है कि लोग गाड़ियों से लेके अपने घरों तक पेपर नैपकिन्स का ही इस्तेमाल करते हैं। तो इसका भी तो पर्यावरण से ही सीधा वास्ता है, सीधा रिश्ता है। बहुत छोटी छोटी आदतें। अब बच्चों को अगर हम आज की स्कूल वगैरह में भी आप देखती हैं कि कॉपी वगैरह पे इस तरीके से लिखने को बच्चे को कहा जाता है, इतने 3-4 लाइन्स लिखते हैं, सेंटेंस लिखते हैं, वो पेज बर्बाद हो जाता है। और तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हर एक एटिक्वेट जो भी, जैसे पेपर नैपकिन्स की बात कर रही हैं या बहुत एक्सपेंसिव फर्नीचर्स की बात हो रही है, तो इन सब चीजों के ऊपर उसके अल्टरनेट मार्केट में आए हैं। मेटेलिक फर्नीचर्स आए हैं, बहुत सारे उस प्रकार के फर्नीचर आ रहे हैं बैम्बू वगैरह से, दूसरे सब्सटेंसेस से, जो बैम्बू वगैरह बहुत इजी में ग्रो किया जा सकता है जी। लेकिन एक प्लांट को ग्रो करने में, एक ट्री को ग्रो करने में बहुत समय लग जाता है जी। तो ये हमें चॉइस करना पड़ेगा, सिलेक्शन करना पड़ेगा कि हम किस प्रकार के बायो प्रोडक्ट को अपने घर में रख सकते हैं, और उससे भी बहुत खूबसूरत बन सकता है आपका घर। सर, जी हाँ, बिल्कुल। हम आपसे और भी प्रश्न पूछेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। यहाँ पर हम लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक। सर जी जी। तेरे
मजनू हूँ तलाश तेरी, यूं करीब तू छू लूं मैं तेरी रूह, बिन तेरे मैं हूँ बेनिशान। समंदर में किनारा तू, जो बिखरूं मैं सहारा तू। समंदर में किनारा तू, जो बिखरूं मैं सहारा तू। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रेनबो हेल्पलाइन। हेल्पलाइन में आज हमारे साथ हैं यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी इंडिया के पॉलिसी एंड प्लानिंग एनवायरमेंट ऑफिसर दीपक कुमार, और हम बात कर रहे हैं किस तरह से वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण को रोका जा सकता है, उसे बेहतर किया जा सकता है। सर, अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि वायु प्रदूषण उद्योग और व्यापार की वजह से भी बहुत बढ़ता है, ऐसा कहा जाता है, तो उसको कैसे, बिकॉज विकास के लिए तो उद्योग की जरूरत है ही, उनका होना जरूरी है, व्यापार भी जरूरी है, लेकिन उससे वायु प्रदूषण भी बढ़ता है, तो क्या किया जाना चाहिए सर, क्या हो सकता है? जी हाँ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद, जी, वो क्रांति के बाद ही ऐसा माना गया कि हवा में जो इंडस्ट्रियल ऑपरेशन से जो एयर पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं, जो इमिशन होता है, वो बड़े स्केल पे एयर पोल्यूशन को काउज करता है। लेकिन धीरे धीरे वहां पे भी जो टेक्नोलॉजी आनी शुरू हो गई, टेक्निकल जो इनपुट्स, लो कार्बन टेक्नोलॉजीज आनी शुरू हो गई, वो वैसे टेक्नोलॉजीज आनी शुरू हो गई जो बहुत मिनिमल अमाउंट, जो नॉर्मल स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, उसके अंदर वो इमिशन कर रही हैं, और धीरे धीरे करके वो भी स्तर एक बड़ा कंट्रोल लेवल पे पहुंच रहा है। तो जो सामान्य जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं जिनके ऊपर रेगुलेशंस गवर्नमेंट का है, सबसे बड़ी चीज है कि गवर्नमेंट का जो रेगुलेशन है, जो एयर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट है, उसके अंदर जो गवर्नमेंट के रेगुलेशंस हैं उसके ऊपर कितना प्रभावी हो रहा है। बड़े और जो मीडियम साइज इंडस्ट्रीज हैं उनके ऊपर तो प्रभावित हो रहा है, प्रभाव कर रहा है वो, लेकिन जो छोटे मोटे जो स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज हैं, जो खास करके जैसे क्रैकर्स वगैरह की इंडस्ट्रीज हैं, बहुत से जगहों पे, छोटे छोटे जगहों पे चल रही हैं। कुछ चिमनी और ईंट भट्ठे वाली जो ब्रिक क्लिंस की जो इंडस्ट्रीज हैं वो चल रही हैं। तो उनसे जो स्टेट का जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, वो अब निपट रहा है। उसके ब्रिक क्लिंस के अंदर में भी अब बहुत सारे चेंजेज आ गए हैं। उसके अंदर जो फ्लाई एश वगैरह होता है, जो नेशनल थर्मल पावर स्टेशन से, जो कोल स्टेशन से जो फ्लाई एशेज आते हैं, उससे अब ब्रिक्स बनाने के ऊपर काम चल रहा है, और बहुत सारे यूनिट ब्रिक्स बना रहे हैं उससे। तो एक तरीके से जो वो फ्लाई एश भी एक बड़ा पॉल्यूटेंट होता है, एयर पॉल्यूटेंट होता है, सॉइल को भी पोल्यूट करता है, तो वहां से लेकर के वो आकर के यहाँ पर ये काम कर रहे हैं। तो जो हवा में जो पॉल्यूटेंट हैं, और खास करके जो हमारा एयर पोल्यूशन जो कंट्रोल है, जो एम्बिएंट, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी जो हमारा इंडेक्स है, वो ऐसे छह स्टैंडर्ड को लोगों ने हवा के क्वालिटी को रखा है, कि जैसे हवा की क्वालिटी एक 0 से 500 यूनिट की क्वालिटी बना दी गई है, तो भाई 0 से 50 तक रहेगा तो ये एयर क्वालिटी इंडेक्स गुड माना जाएगा। और उसका जो एसोसिएटेड हेल्थ इम्पैक्ट जो लोगों के ऊपर पड़ेगा वो सबसे मिनिमम पड़ता है। मतलब 0 से 50 का अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो बिल्कुल बहुत साफ माना जाता है। और उसके बाद अगर 51 से 100 तक का एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जो आप जहां पे आप दिल्ली के अंदर 26-27 ऐसे एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन लगे हुए, दूसरे शहरों में भी लगाया जा रहा है, छोटे छोटे शहरों में भी लगाया जा रहा है, कि लोगों को तात्कालिक पता चल सके कि अभी वर्तमान में
आपके ये डिजिटल स्क्रीन लगा होता है, आप भी देख सकती हैं जगह जगह पे, तो वो पता चलता है कि हाँ ये नॉर्मल से ये इंडेक्स इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो हवा की क्वालिटी सेटिस्फैक्ट्री है या मॉडरेटली पॉल्यूटेंट है। अगर 101 से 200 तक पहुंच जाता है एयर क्वालिटी इंडेक्स, तो वो मॉडरेटली पॉल्यूटेंट हो जाते हैं, वो ब्रीदिंग डिस्कम्फोर्ट आपके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। वैसे लोग जो अस्थमा से पहले से प्रभावित हैं या वैसे बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको वो काफी नुकसान कर सकता है। 201 से 300 की अगर एयर क्वालिटी होती है तो बड़ी पुअर क्वालिटी मानी जाती है। वो एक तरीके से अगर ज्यादा समय तक उस क्वालिटी एयर क्वालिटी के ऊपर लोग एक्सपोज करते हैं, अगर वो लेते हैं हवा को, तो किसी भी सामान्य आदमी को लंग्स की प्रॉब्लम्स, हार्ट की प्रॉब्लम्स, मेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और अगर 301 के से 400 के बीच में अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स है तो वो बहुत वेरी पुअर के अंदर आ जाता है। वो बहुत वो क्रोनिक रेस्पिरेटरी इलनेस आपके अंदर काउच कर सकता है, हार्ट डिजीज कर सकता है। और अगर 401 और 500 या उससे ऊपर कई जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो तो बिल्कुल सीवियर रेंज में आ जाती हैं। वो किसी भी सामान्य आदमी के लिए घातक है। अगर प्रोलॉन्ग्ड आप एक्सपोजर करती हैं उस तरीके के एयर क्वालिटी को, तो वो नुकसान पहुंचाती है। लेकिन चूंकि अभी गर्मी का टाइम है, धीरे धीरे गर्म होने लगा है, तो जो एयर पॉल्यूटेंट होते हैं वो खास करके जो गैसियस एयर पॉल्यूटेंट होते हैं वो ऊपर चली जाती हैं। तो सामान्य से वो जो गैसियस पॉल्यूटेंट्स हैं वो कम हमें नुकसान करती हैं। लेकिन जो पार्टिकुलेट मैटर्स है, 10 माइक्रोन का पार्टिकुलेट मैटर्स या 2.5 माइक्रोन का, PM 2.5 माइक्रोन का वो पार्टिकुलेट मैटर्स, वो लगातार हमें एक्सपोज करता है। और चूंकि ये कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट जो एक्टिविटीज हैं, जो ऑपरेशंस हैं, उससे ज्यादा ये निकलती हैं। क्योंकि हमारा पूरा का पूरा कॉन्क्रीटाइजेशन हुआ पड़ा है, तो जाहिर सी बात है, तो जो हवा से चूंकि हमारे पास ग्रीन वेजिटेशन वगैरह कम है, तो वो निकल करके आती हैं और हवा में वो तैरती रहती हैं, फ्लो करती हैं और हमारे रेस्पिरेशन के अंदर वो जाती रहती हैं। तो इसी वजह से लोगों को इंडोर प्लांट्स लगाने के लिए लगातार अभी सरकार बोल रही है कि आप अपने घरों के अंदर में कम से कम आप अपने आप को तो प्रोटेक्ट कर सकती हैं। आप अपने घर में स्पेस अगर कम भी हो तो वैसे कुछ सकुलेंट्स प्लांट्स होते हैं, उस प्रकार के छोटे प्लांट्स होते हैं जो कम रोशनी, अगर सन की रोशनी लाइट ना भी आ रही हो, बहुत कम आ रही हो, अगर आपके पास स्पेसिस बहुत कम है, वाटर की अवेलेबिलिटी भी बहुत कम है, तो भी इस प्रकार के प्लांट को हम लोग लगा सकते हैं। जैसे स्नेक प्लांट है, जैनेट क्रेक प्लांट है, पीस लिली है, फिलोडेंड्रॉन है, मास्केन या कॉर्न प्लांट उसको बोलते हैं। ये छोटे छोटे प्लांट है। बैम्बू पाम है, एलोवेरा है, पॉटमॉम है, सेलोम है, चाइनीज एवरग्रीन प्लांट है, ये सब तुलसी है। ये सब प्लांट्स जो है वो घरों में अगर हम लगाते हैं तो एक अच्छा अमाउंट में वो ऑक्सीजन रिलीज करती हैं। और जितना ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज करेंगी उतना ही ज्यादा वो डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करेंगी और एयर को प्यूरिफाई करके रखेंगी। सर, तो हमें आपने सर एयर प्यूरिफाई की बात की, तो ये जो इन दिनों मार्केट में एयर प्यूरिफायर्स मिल रहे हैं, कि वो कितने कारगर साबित होते हैं? ये तो नेचुरल है, प्लांट्स अगर हम लगाते हैं। जी, जो हमें नेचुरल जो इकोसिस्टम से जो प्यूरिफायर मिलते हैं, जो प्लांट्स हैं, ये तो परमानेंट है, लेकिन वो एक टेम्पररी है। बहुत ज्यादा अगर सीवियर एयर क्वालिटी हो जाती है, अगर एयर क्वालिटी 301 से 400 से ऊपर का एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जैसे आप दिल्ली के अंदर जाड़े के दिनों में आप इस तरीके की देखती हालात। जाड़े के दिनों में क्या होता है कि जो गैसेज होती हैं वो गर्म होती हैं और ठंडी जो हवा, चूंकि जाड़े के दिनों में हवा बिल्कुल ठंडी होती है, नीचे की हवा, तो वो क्या करती है, गर्म हवा को नीचे ही दाब करके रखती है। तो जाड़े के दिनों में आप ज्यादा परेशानी देखती हैं पोल्यूशन से, इरिटेशन होता है, आंख में ईचिंग होता है, जाड़े के दिनों में ये समस्या बहुत ज्यादा देखती। लेकिन अभी गर्मी का समय है तो इस तरीके के पॉल्यूटेंट जो होते हैं, एयर पॉल्यूटेंट, थोड़ा कम हो जाते हैं। लेकिन
ये समस्या हमेशा बनी रहती है। एयर प्यूरिफायर तो एक टेम्परेरी सोल्यूशन है, परमानेंट सोल्यूशन तो एयर प्यूरिफायर कभी नहीं हो सकता। अब आप सिलेंडर अगर बैक पे कैरी करके चल रही हैं तो वो तो कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, वो तो एक तरीके से हम कितने डिटरेट कर रहे हैं अपने इकोसिस्टम को, ये दिखाता है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि उस तरीके के प्यूरिफायर तो मार्केट में अब बहुत सारे लोग, चूंकि हम लोग उसको सोशल स्टेटस से भी देखते हैं, जो जितनी अच्छी कंपनी का प्यूरिफायर लगाते हैं, जितना ज्यादा पैसे का प्यूरिफायर, जितनी ज्यादा कैपेसिटी का प्यूरिफायर लगाते हैं, उनका सोशल स्टेटस भी वो एक वैल्यू करता है। तो चूंकि आजकल हम लोग बिल्कुल कंजम्पशन के शिकार हो गए हैं और इन सब चीजों को लगातार झेल रहे हैं, उससे क्या होता है कि अगर हम प्यूरिफायर लगाते भी हैं तो प्रोटेक्शन तो देता है, लेकिन एक तरीके से बाहर के इकोसिस्टम से लड़ने की इम्यूनिटी हमारी घटा देता है। हम कमजोर पड़ते जाते हैं और आप अपने बच्चे को कमजोर करते रहते हैं, क्योंकि आपका बच्चा हमेशा तो एयर प्यूरिफायर में नहीं रहेगा ना, बाहर बिल्कुल बिल्कुल स्कूल जाएगा या बाहर जाएगा तो वो सामान्य बच्चों से वो ज्यादा एलर्जिक होता चला जाएगा और हम बच्चे को एक तरीके से और कमजोर बना रहे जी, कमजोर बना रहे हैं जी। आपने अभी इम्यूनिटी की बात की दीपक जी, तो इस पर हम आपसे एक सवाल करेंगे कि क्या खराब होती वायु की गुणवत्ता का कोई संबंध कोविड-19 के दौरान खराब स्वास्थ्य से भी है? लेकिन उससे पहले हम सर एक यहाँ पर ब्रेक लेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहें कृपया। उत्तराखंड में किडनी के मरीजों की सुविधा के लिए डायलिसिस की एक सरल तकनीकी पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस ये क्या चीज है? जब बेकार पदार्थों को छानकर शरीर से बाहर निकालने में किडनी सही तरह से काम नहीं करती है तो पेरिटोनियल डायलिसिस द्वारा मरीज का इलाज किया जाता है। इसका मतलब पेरिटोनियल डायलिसिस एक लाभकारी सुविधा है। जी हाँ, इसमें मरीज को बार बार अस्पताल जाने की आवश्यकता नहीं होती। अस्पताल में शुरुआती इलाज एवं प्रशिक्षण के बाद मरीज खुद अपने घर में ही डायलिसिस कर सकता है। इसमें समय कम लगता है और हाँ, खान पान का परहेज भी कम रहता है। पेरिटोनियल डायलिसिस की सुविधा दून मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 104 पर कॉल करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। आईसीसी विमेन्स वर्ल्ड कप 2022 के एक्शन का आकाशवाणी पर सीधा प्रसारण, भारत के सभी खेले जाने वाले मैचों का, सेमीफाइनल्स और फाइनल मैच का आंखों देखा हाल सुन सकते हैं 6 मार्च से सुबह 6 बजे से FM रेनबो नेटवर्क, DTH और DRM। तो सुना ना भूलें आकाशवाणी पर आईसीसी विमेन्स वर्ल्ड कप 2022 का सीधा प्रसारण सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी पर। बाबू समझो दिल की तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप देखा ना, रोज सुबह 8 से 10 बजे तक एक हो गए हम और तुम, फुल ऑन एंटरटेनमेंट FM रेनबो 102.6 पर। FM Rainbow 102.6। घर से थे चले तो ये बात हो गई, घर से थे चले तो ये बात हो गई, न जाने क्यों उनसे मुलाकात हो गई, नजरें ऐसे वो टकरा गई कि हमें आशिकी आ गई कि हमें आशिकी आ गई। चले तो ये बात हो गई, न जाने क्यों उनसे मुलाकात
मुलाकात हो गई, नजरें ऐसे वो टकरा गई कि हमें आशिकी आ गई कि हमें आशिकी आ गई। यार की दिलकशी भाग गई कि हमें आशिकी आ गई। बड़ी दीवानी सी रात थी, हुई घनी बरसात थी, हवाओं से उलझी वो जुल्फे, उन्होंने थाम जोली दो जुल्फे, ऐसे वो बिखरा गई कि हमें आशिकी आ गई कि हमें आशिकी आ गई। यार की दिलकशी भाग गई कि हमें आशिकी आ गई। आशिकी आ गई। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रेनबो हेल्पलाइन और हेल्पलाइन में आज हमारे साथ हैं यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी के एनवायरमेंट ऑफिसर पॉलिसी एंड प्लानिंग के दीपक कुमार, और हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से वायु प्रदूषण को, जल प्रदूषण को रोका जा सकता है। सर, एक बार फिर आपका स्वागत है। और हमने ब्रेक पे जाने से पहले आपसे ये सवाल किया था कि आपने मेंटल डिस्टर्बेंस की बात की थी कि उसका हमारे मस्तिष्क पे क्या असर पड़ता है। तो क्या खराब होती वायु की गुणवत्ता का कोई संबंध जो कोविड-19 के दौरान खराब स्वास्थ्य से भी है? जी, ऐसा तो कोई सीधा प्रत्यक्ष कोई इस तरीके का कोई रिसर्च नहीं है, लेकिन एक कुछ ऐसे रिसर्च पेपर्स हैं और बाद में भी ये चिंता जताई जा रही थी कि चूंकि हवा का जब स्तर जब घटता है क्वालिटी का, तो हवा की गुणवत्ता जब घट रही है तो जाहिर सी तौर पे हमारे जो पल्मोनरी सिस्टम, जो लंग्स का जो सिस्टम है और जो हार्ट का सिस्टम है वो अफेक्टेड होता है। और शहरों में ये समस्या ज्यादा दिखने को मिलती गांव के बनिस्बत। यही वजह है कि कोविड का जितना प्रभाव अर्बन सेटलमेंट के अंदर, अर्बन लोकेलिटीज के अंदर मिला, उतना प्रभाव गांव में नहीं पहुंच पाया। उसका प्रभाव ये एक प्रत्यक्ष दिखने वाली चीजें थी, जहां पे जो गांव के लोग थे, जो हमेशा ग्रामीण परिवेश के अंदर रहे हैं, वो थोड़ा अपने आप में ज्यादा ह्यूमैनिटी उनके पास है। क्योंकि हमारे यहाँ एक और चीज है कि जो हमारे यहाँ डिजास्टर जो है वो ज्यादा प्रोन है, क्योंकि हम लोग इक्विप्ड हैं। बहुत सारे जो स्टेट्स हैं हिंदुस्तान के अंदर में, वो फ्रीक्वेंटली डिजास्टर को, चाहे वो फ्लड हो, चाहे ड्राउट हो, या साइक्लोन हो, या अर्थक्वेक हो, या नॉर्मल इस तरीके की डिजीज वगैरह की भी जो चीजें हों, तो ये एक एबनॉर्मल स्थिति थी कोरोना की पैंडेमिक। क्योंकि अब तक का हम 100 सालों में इस तरीके का ह्यूमन एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हम लोगों ने नहीं देखा था, जहां पे तमाम इकोनॉमी शट डाउन हो गई थी,
तमाम जो हमारी नॉर्मल लाइफ थी, नॉर्मल जो लाइवलीहुड्स था, वो सब क्लोज हो गए थे। तो उस स्थिति में एक चीज तो स्पष्ट थी कि हाँ, एयर क्वालिटी में डिटेरियोरेशन और लगातार एयर पोल्यूशन, जो प्रोलॉन्ग हम इस तरीके की खराब एयर क्वालिटी को ले रहे हैं, तो जाहिर सी तौर पे ह्यूमैनिटी कमजोर होगी। और वैसे कमजोर ह्यूमैनिटी वालों को सबसे ज्यादा कोविड-19 वायरस ने सबसे ज्यादा परेशान किया। और बहुत सारे हमारे नजदीकी दोस्त, मित्र, परिवार के सदस्य, खास करके दूसरा जो इम्पैक्ट था, दूसरा जो वेव था, उसमें बहुत सारे लोगों को हम लोगों ने खो दिया। जी बिल्कुल। सर, जैसे हम लोग प्राणायाम करते हैं तो खुली हवा में बाहर, खासकर जाड़ों के वक्त कहते हैं कि नहीं करने के लिए, घर के अंदर वो फ्रेश एयर नहीं होता और बाहर बहुत स्वच्छ हवा नहीं है। तो ये जो हम प्राणायाम करते हैं अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को बेहतर करने के लिए, ये सही है? क्योंकि जैसे कहते हैं कि सूरज उग जाने के बाद ही करें या ऐसा, जबकि ये भी कहा जाता है कि आप अर्ली मॉर्निंग में करें। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है हमारे पास। एक मैसेज आया, ये कंफ्यूजन इसलिए है ठंडी के दिनों में कि एक तो सनराइज बहुत कभी कभार डिले हो जाती है फॉग और स्मॉग की वजह से। जी। तो अर्ली मॉर्निंग में एयर क्वालिटी ज्यादा खराब होती, जैसे जैसे हीट होता है विंटर में खास के ये समस्या आपको विंटर में बताया जाता है कि विंटर में सन जब निकल जाए तो सनराइज की बात करें योगा को। लेकिन अभी के समय में सुबह में किया जाता है, समर में आप कर सकती हैं, समर में एयर क्वालिटी नॉर्मल होती है। लेकिन विंटर के टाइम में चूंकि स्मॉग की समस्या सबसे ज्यादा परेशान करती है, नॉर्मल अब फॉग नहीं रहता, वो स्मॉग होता है। तो वो स्मोगी जो इकोसिस्टम के अंदर अगर सन को हम थोड़ा सा आने दें तो एयर क्वालिटी में थोड़ा सा वो नॉर्मल आता है। इसी वजह से हम लोगों को लगातार बोल रहे हैं कि अपने यहाँ इंडोर प्लांट्स को लगाएं। और ये जो इंडोर प्लांट्स हैं वो काफी प्रभावी हैं आपके घर के एयर को प्यूरिफाई करने के लिए। और इनके लिए कोई बहुत ज्यादा वो स्पेस की जरूरत नहीं पड़ती है और न ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। तो ये इतने हार्श इकोसिस्टम के अंदर भी अपने आप को एडॉप्ट कर लेते हैं ये प्लांट, और बहुत जो नीडफुल अमाउंट होता है ऑक्सीजन का वो ये रिलीज करती हैं, लिबरेट करती हैं, और हमारे घर के कम से कम इकोसिस्टम को ठीक करके रखते हैं। हाँ, तब आप योगाभ्यास भी हो या जो भी कर सकते हैं आप अपने घर के अंदर। सर, रजौरी गार्डन नई दिल्ली से राहुल कुमार दास का एक मैसेज आया है। ही इज आस्किंग दैट हाउ टू डेवलप अ इंफ्रास्ट्रक्चर विदाउट हार्मिंग एनवायरनमेंट, इज देयर एनी ऑप्शन? एक्चुअली देखिए, क्या है ना कि जो हमारी जो प्राकृतिक पारिस्थितिकी है उसने बहुत सारे हमें रास्ते दिए हैं, बहुत सारे रास्ते अपने विकास के लिए, और आपदा से लड़ने के भी प्राकृतिक जो परिस्थिति है हमारी वही रास्ते देती है। और आपको बताएं कि हम लोग जिंदा भी होते हैं तो उसी प्रकृति की वजह से ही। अगर हमारी प्रकृति को हम धीरे धीरे करके कमजोर करेंगे, विकास की लड़ाई नहीं है ये विकास की लड़ाई नहीं है, हम लोगों के ओवर एम्बिशन की लड़ाई। एग्जैक्टली, बहुत हमारी जरूरतें बहुत बढ़ गई हैं। हाँ, हमने अपने आप को इतना ज्यादा कर लिया है ना कि कोई आदमी हर एक महीने में अपना मोबाइल चेंज कर रहा है, हर एक मतलब वो एक तरीके से पूरी जो सर्किल है ना सॉइल, एयर और वाटर की, वो बिल्कुल इस बात को समझने को तैयार नहीं है। वो बस आया है कि हमें जिंदा रहना है। एक्चुअली अभी के हालात में अगर रिसर्च कर लेना तो 80-85% लोगों का क्यों पैदा हुए हैं ये भी उनको पता नहीं है। दे वांट टू कंज्यूम, कंज्यूमरिज्म बहुत ज्यादा। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो एकेडमिक जो शिफ्ट हुआ है ना, इसी को बदलना है। स्कूलों से उसी तरीके से तरफ जाना है जैसे हम नहीं बोलते कि एक मार्केट स्ट्रक्चर सस्टेन नहीं करेगा, हम चीजों को खरीदेंगे नहीं। तो खरीदने की चीज नहीं है, सस्टेनेबिलिटी की जरूरत है। खरीदने के लिए 7 बिलियन की आबादी है, आने वाले समय में 8 बिलियन हो जाएंगे, 9 बिलियन हो जाएंगे। कभी मार्केट में खरीदने वालों की कमी नहीं होगी। उपयोग करने को सीखना पड़ेगा, लर्न टू यूज सबसे ज्यादा जरूरी है।
आप किसी चीज को जितना ड्यूरेबल टाइम पीरियड तक यूज करेंगे, खास करके मोबाइल जैसी और जो इलेक्ट्रॉनिक जितनी सामानें हैं, अप्लायंसेज हैं, उनको जितना हम यूज करेंगे उतना ही ज्यादा वो बेस्ट कम होएगा, इलेक्ट्रॉनिक बेस्ट कम होगा। और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज की बात होती है, हर एक घर में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं, टीवी है, फ्रिज है। तो अब सरकार की तरफ से एक 3 स्टार और 5 स्टार स्टैंडर्ड आया है। 5 स्टार स्टैंडर्ड थोड़ा महंगा होता है लेकिन इमिशंस कम करता है, आपका कंजम्पशन इलेक्ट्रिसिटी का कम करता है। वो अब पहले लगता होगा कि हम बहुत ज्यादा पैसे में क्यों खरीदें इसको 5 स्टार को, लेकिन 3 स्टार आप खरीद के लाते हैं, एक तो इमिशन बहुत ज्यादा करता है, आपके हेल्थ को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, दूसरा आपका बिजली बिल भी बढ़ता है। तो एक हम सोचते हैं इमीडिएट इंस्टेंट सोचने लगे हैं हम लोग, इंस्टेंट सोचते हैं कि अच्छा सस्ती चीज लेकर के आ जाते हैं, चलो ठीक है ये सस्ता हमने ले आया। लेकिन अब मार्केट में एक 5 स्टार और 3 स्टार का इलेक्ट्रिकल खास करके जो इक्विपमेंट्स है उसमें आ रहा है, और हम लोगों से अपील करते हैं कि 5 स्टार ही खरीदें। उतना पैसा जितना आप लगाते हैं उतना पूरे उपयोग के दौरान वो बहुत मल्टीपल टाइम्स में आपको बेनिफिट दिया जाता है। तो ये सारी चीजें जो अपनी आदतों में हम बदलाव करें, बिजली पंखा कब तक चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए, कब तक आपकी पानी की टंकी भर गई है तो आप इस तरीके के अब छोटे छोटे डिजिटल चिप वाली और नॉर्मल है कि 2200-250 रुपए में आती है कि भाई टंकी भर जाती है तो आपको बता देते हैं कि भाई आप अपनी टंकी बंद स्विच कर लीजिए, आपकी टंकी भर गई है। तो ये जो छोटे छोटे जो टेक्निकल हेल्प है टेक्नोलॉजी का, वहाँ सही इनपुट्स में हम यूज करें। अब ये नहीं कि अगर मार्केट में इस तरह की चीजें हैं तो हम उसका उपयोग इसलिए नहीं करेंगे भाई क्यों हम 200-300, अरे अब आप 10,000-12,000 का एक सेट लगा लिया आपने वाटर का सप्लाई सिस्टम का अपने घर में, तो 200-250 रुपए में अब अगर आप पर डे 1,000 लीटर जितना आपकी टंकी है, चूंकि सबके पास सबमर्सिबल बोरिंग सिस्टम बहुत सारे घरों में लगा हुआ है, वो 5 से 6 मिनट में आपकी टंकी को भर देती है और 1,000 लीटर से भी ज्यादा दुगना पानी वो हम लोग वेस्ट कर देते हैं। तो वाटर को भी आप सेव कर सकते हैं, अपनी इलेक्ट्रिसिटी को मोटर जितना देर ज्यादा चलेगा तो उतना ही ज्यादा आपका वो बिजली बिल भी आएगा। तो आप अपने हैबिट के जरिए बहुत सारे चेंजेस ला सकते हैं। बिल्कुल सर, बहुत छोटी सी बात होती है कि हमारे घर कोई आता है तो हमारी संस्कृति है कि हम जरूर पानी सर्व करें, लेकिन लोग एक घूंट पानी पी के छोड़ देते हैं कई बार। तो मुझे लगता है कि एक गिलास भर के भी पानी देने की जरूरत नहीं, अनलेस कि कोई मांगे, उसे प्यास लगी है या उसे पानी चाहिए। सही बात कह रही हैं आप, बिल्कुल आपकी बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ कि आज के लोगों का व्यवहार अजीब तरीके का होता जा रहा है। खाने के लिए देंगी तो कुछ छोड़ देंगे तो लोग बोलेंगे, कुछ छोड़ दो। लगता है कि ये एक अच्छा इंप्रेशन जा रहा है हमारे बारे में लोगों। बिल्कुल, खाना छोड़ना भी लोग, जैसा आपने बात कही थी स्टेटस की बात से जोड़ने लगे हैं उनसे। जी। सर हम यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आपके पास आते हैं। जी। अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख। आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुँचने का हर विकल्प। और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग। आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता। बुकिंग है तो संपर्क करें 8700014242 पर। 8700014242। दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन, तो जुड़िए हमारे साथ इन अल्फा जेन हर शाम 4 से 7 ओनली ऑन FM रेनबो 102.6। गाना सबके बस की बात नहीं है बेटा, तभी तो लोग बाथरूम में गाते हैं पापा जी। लेकिन कुछ अच्छी आवाजें ऐसी भी होती हैं बेटा जिन्हें नहीं मिल पाता मौका, वरना वो भी लगा दे संगीत के मैदान पे चौका। उन्हीं को दुनिया तक पहुंचाने के लिए, उनके हुनर को जिंदगी की धूप दिखाने के लिए शुरू हो गया है प्रोग्राम सिंग अ सॉन्ग।
तो देरी किस बात की, बनाइए अपना गाना, रिकॉर्ड कीजिए कहीं भी, फोन पर भी चलेगा और भेज दीजिए अपनी रिकॉर्डिंग हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9868107070 पर। सिंग अ सॉन्ग सुनिए हर शनिवार शाम 7 बजे से 8 बजे तक FM रेनबो की खास पेशकश। फुल मस्ती अते फुल धमाल, हुन मचेगा हर रात 1 बजे तो 4 बजे। पंजाबी तड़का सुनो FM रेनबो दे नाल। FM रेनबो 102.6। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रेनबो हेल्पलाइन इस वक्त FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर, और हमारे साथ हैं दीपक कुमार जो कि एक एनवायरमेंट ऑफिसर हैं यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP दिल्ली में। सर, एक बार फिर आपका स्वागत है और एक बहुत ही अहम सवाल आपसे कि आम इंसान जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं, नागरिक, हम दूर दराज गांव में भी शहरों में भी, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से अपने समुदाय, अपने गांव, अपने परिवार, अपने आसपास, अपने पड़ोस में भी वायु की गुणवत्ता को बनाने में, पर्यावरण को साफ रखने में वो कौन से वो छोटे छोटे से स्टेप हैं कि वो लें जिससे कि पर्यावरण ठीक रह सके और लोगों को अच्छी हवा मिल सके सांस लेने के लिए? जी, सबसे जरूरी चीज है कि हमारे दादा परदादा ने हमें एक ऐसा वातावरण दिया कि अभी हम जी रहे हैं। उनके द्वारा हम लोगों को तालाब, कुआं, तमाम वो जल स्रोत के संसाधन मिले जो हमें आज जीने में मदद कर रहे हैं। और अब हमें ये सोचना पड़ेगा कि आने वाले पीढ़ी को कौन सी आदत दे करके जाते हैं। और ये पानी को बर्बाद करने की आदत, या जमीन के पानी को ही वो देखते रहेंगे कि वर्षा का स्रोत किसी से पूछे तो बताएंगे, जल का स्रोत पूछे तो बताएंगे जमीन के अंदर का पानी। वो वर्षा के जल को या तालाब को या कुएं को कभी देखा ही नहीं अपनी जिंदगी में कि तालाब, कुआं, नदी, झरना, वाटरफॉल वगैरह भी होता है। तो बच्चों को ले जाकर के दिखाएं और उनको बताएं कि इनको प्रदूषित नहीं करना है। दूसरी चीज, खाना कम फेंकना है, क्योंकि आज शहरों का जो बेस्ट है, कचरा है, वो सबसे ज्यादा एयर पोल्यूशन को बढ़ा रहा है, एयर क्वालिटी को सबसे ज्यादा डिटोरेट कर रहा है। तो हम किस प्रकार से अपने कंजम्पशन को नियंत्रित करें, बच्चों को किस प्रकार से मदद कर सकें और उनके स्कूल का लगातार देखभाल करें कि भाई स्कूल में इस तरीके की चीजें बच्चों को पढ़ाई जा रही हैं कि नहीं। तो इन तमाम चीजों के अंदर एक बात स्पष्ट है कि हमें तय करना होगा कि हम अपने जल स्रोतों को, हम अपने रहने के आवास को किस प्रकार से रखें। अब बाहर में अगर वन की कटाई हो रही है, हरित क्षेत्र घट रहा है, तो हम अपनी कोशिश करें, एक अपने व्यक्तिगत कोशिश करें कि हम कुछ बदलाव ला सकते हैं। आपकी देखा देखी दूसरे लोग भी कोशिश करना शुरू कर देंगे। कोई भी नहीं चाहता कि प्यूरिफायर पे वो रहे, कोई भी नहीं चाहता कि आरओ सिस्टम घर में लगा करके रहे। जितने ये सिस्टम आएंगे उतना ही ज्यादा आपका इकोनॉमिक जो एलोकेशन होगा अपने हाउस होल्ड इकोनॉमी के जो एलोकेशन, फिजिकल एलोकेशन, वो बढ़ेगा। आप बर्डन, इकोनॉमिक बर्डन में हमेशा रहेंगे। एक मेंटल साइकोलॉजिकल प्रेशर हमेशा रहेगा हेल्थ का। आप बीमारी से हमेशा लगातार नहीं लड़ पाएंगे, खास करके तब जब आपकी प्राकृतिक परिस्थिति कमजोर है। आपको अगर जिंदा करके रखी है तो आपकी वो प्राकृतिक परिस्थिति है, अगर उसको कमजोर आप कर देंगी तो जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आपका है वो कमजोर हो जाएगा। सरकारें आपको जिंदा करके नहीं रखती हैं। ये लगातार हम हर एक जगह पे इस बात को बोलते हैं कि हम जिंदा हैं तो हम अपनी प्राकृतिक परिस्थिति से हैं, हवा से हैं, पानी से हैं और मिट्टी से हैं। अगर ये तीन जो हमारे फैक्टर्स हैं वो अगर डिटोरेट होते हैं और लगातार उनकी गुणवत्ता घटती है तो हमारा जीवन स्तर बिल्कुल खराब होगा। आप अपने आप को ये मत समझिए कि आप बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हो तो आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ कंजम्पशन बेस्ड है। अब लगातार बताते हैं कि जो हमारी इकोनॉमी है अभी करंट इकोनॉमी वो कंजम्पशन के ऊपर आधारित है। जो सबसे ज्यादा कंजम्पशन करता है उसको बताया जाता है क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी सबसे अच्छी है। नहीं, अगर आप सबसे ज्यादा, सबसे कम अगर प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करते हैं तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ सबसे अच्छी है। आप सबसे इंटेलिजेंट, आप ह्यूमन हैं
आप हमें मानव इसीलिए बनाया गया है कि हम प्राकृतिक संसाधनों का ख्याल रखें। आप प्राकृतिक संसाधनों का ख्याल रखेंगे तो आप जरा सोचिए कि आपके पोल्यूशन से जो दूसरी जैव विविधताएं हैं वो घट रही हैं। आप जंगल काट रहे हैं, दूसरे जीवों के ऊपर दबाव बढ़ रहा है, आपकी आहार श्रृंखलाएं असंतुलित हो रही हैं, आपकी जल श्रृंखलाएं असंतुलित हो रही हैं, आपकी जो मृदा, आपकी सॉइल की जो श्रृंखला है वो असंतुलित हो रही है। तो आप कहीं से नहीं बच पाएंगे। आप अगर अपने आप को पूरी तरीके से वेंटिलेटर पे लेना चाहते हैं तो ले आइए, लेकिन आप जब तक अपनी इन 3 फैक्टर्स को, सॉइल, वाटर एंड एयर, अगर इसको आप सही नहीं करके रखते हैं तो आगे जिंदा रहना बहुत मुश्किल है और आप अपने आप को ही वल्नरेबल करेंगे और आगे आने वाले समय में ह्यूमन भी हो सकता है कि एक्सटिंक्ट कर जाए। ये कौन सी कोई बड़ी बात नहीं। सर, एक मैसेज आया अभी जिला जालौर राजस्थान से कानाराम माली जी का। वो लिखते हैं कि गांव का कचरा इकट्ठा करके, इन्होंने किसी का नाम लिखा है, कि वो जला देते हैं, तो क्या वायु प्रदूषण इससे भी होता होगा? जी हाँ, बिल्कुल। अब कचरा गांव में, अब समझिए कि गांव का कचरा तो कुछ ऐसा नहीं होगा बिल्कुल कि जलाने लायक हो। केवल प्लास्टिक छोड़ करके भी, प्लास्टिक को भी जलाना बहुत हार्मफुल है। अब होलिका दहन आज का दिन है, तो आज के दिन बहुत सारे लोग टायर वायर, प्लास्टिक वगैरह जला देते हैं। वैसे लोगों से हम बस यही अपील करते हैं कि लकड़ी वकड़ी हो तो बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं, आप अपना कल्चर है, ट्रेडिशन है, उसको जलाएं, लेकिन टायर, प्लास्टिक ऐसे चीजों को बिल्कुल न जलाएं, बहुत हार्मफुल है। और कचरा तो बिल्कुल जलाना ही नहीं चाहिए। गांव में जो कचरा प्रोड्यूस होता है वो तो आप अपने नॉर्मल कंपोस्ट बना करके आप खाद की तरह भी यूज कर सकते हैं। जी जी जी, बिल्कुल। गांव में जानवर होती हैं, जानवर खा सकती हैं उसको, फिर वो ये गांव में तो अगर कचरा जलाया जा रहा है तो ये तो बहुत गंभीर विषय है। जी हाँ, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और इतनी अहम टॉपिक पे हमसे बातें करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हमारे साथ थे दीपक कुमार, जो कि एक एनवायरमेंट ऑफिसर हैं यूएनडीपी इंडिया में, और हमें आज बता रहे थे कि किस तरह से आप एक आम इंसान होकर हम सब किस तरह से वायु प्रदूषण को रोक सकते हैं और अपने लिए अपना पर्यावरण बचा सकते हैं। तो अब राजश्री त्रिवेदी को दीजिए इजाजत। आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी। नमस्कार और होली की ढेर सारी शुभकामनाएं।